Hello students, this is my lecture number 5 on electric charges and fields. लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इसमें हमने चार्ज की थ्री प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी. नंबर 1 वॉज चार्जेस की एडिटिविटी, नंबर 2 वॉज चार्ज इज कंजर्व्ड, एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड. इसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ इंट्रोड्यूस किया था. कूलॉम्स लॉ क्या था? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को जिस लॉ की हेल्प से डिफाइन किया जाता है, उस लॉ को क्या बोला जाता है? कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ डिफाइन करने के बाद वी हैड टेकन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. वाई वेक्टर फॉर्म? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक वेक्टर को डिफाइन करेगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हमने किस टॉपिक के अंडर कवर किया था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. इसके बाद हमने टर्म डिफाइन की थी परमिटिविटी. परमिटिविटी हमने दो टाइप की डिफाइन की थी. वन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड अनदर वन वाज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इसके बाद दोनों का जो रेशियो था उसको हमने एक नया नाम दिया था रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को एक और नाम दिया गया था जिसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक था फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसके लिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिफाइन किया था. इफ़ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है. हमारा आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा इफ़ देयर आर टू चार्जेस दे विल फील ईदर फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इफ़ बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी दे विल रिपेल ईच अदर. इफ़ दे आर ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसमें हमें एक चीज़ ये सोचना है कि वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस, and still that charges are applying force on each other. दो चार्जेस के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगा पा रहे हैं. अगर आपसे ये बोला जाए कि आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसको मूव करिए एंड विदाउट टचिंग दैट ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस. बट उसी जगह अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, इधर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के एक दूसरे पर फोर्स लगा पाता है, उस तरह के फोर्स को क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस अपने चारों तरफ एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस इफ़ेक्ट में दूसरा चार्ज आता है और एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है. तो हमारी नेक्स्ट लाइन यही है, द चार्जेस क्रिएट अ फील्ड अराउंड देम विच एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझने के लिए हम एक और टर्म बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ई से. कैपिटल एफ क्या होता है? कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. और कैपिटल ई को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है, बट अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट नोटेशन के बारे में बात की जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये बताते हैं कि किसी जगह पर कोई किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट कितना इंटेंस है. ठीक है. आपको बात की जा रही है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स. इसका मतलब एक चार्ज अपनी एक फील्ड क्रिएट कर रहा है और दूसरा चार्ज उस फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है. तो वो कितनी इंटेंस फील्ड क्रिएट करेगा वो चार्ज, उसके बारे में कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस. तो इसको अब हम एक फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर आपका एक चार्ज है कैपिटल क्यू और दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू. कैपिटल क्यू चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज.
कैपिटल क्यू जो कि सोर्स चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड या एक इफेक्ट क्रिएट करेगा। इस इफेक्ट के अंडर अगर एक टेस्ट चार्ज आता है तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस इफेक्ट की डायरेक्शन किस हिसाब से डिसाइड की जाती है? एज यू कैन सी दीज आर पॉजिटिव चार्जेस। दिस चार्ज विल ऑलवेज फील अ फोर्स ऑफ रिपल्शन इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज। तो जो डायरेक्शन आप इस एरो की डिफाइन करते हैं, फील्ड की डायरेक्शन जो आप डिफाइन करते हैं, वो आप फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट हुई है वो हाईली इंटेंस फील्ड है। अगर इनके बीच में कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है तो ये जो फील्ड क्रिएट हुई है ये लेस इंटेंस फील्ड है। ठीक है। तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ कितनी फील्ड क्रिएट करी है। ठीक है। तो अब इसका जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो क्या है? Fr इज इक्वल टू Q इंटू ER। Fr क्या होता है? कूलॉम्स फोर्स। स्मॉल q क्या है? टेस्ट चार्ज जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कैपिटल E क्या है? फील्ड क्रिएटेड बाय द सोर्स चार्ज। इस फॉर्मूला से अगर हम कैपिटल E की वैल्यू निकालें तो कैपिटल E की वैल्यू क्या आ जाएगी? F डिवाइडेड बाय Q। Q टेंडिंग टू 0 हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही एक स्मॉल चार्ज होता है। अब आपको कैपिटल F क्या पता है? कूलॉम्स लॉ होता है। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में आप कूलॉम्स लॉ लिखेंगे तो कूलॉम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होगा? वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज स्मॉल r। और फोर्स की डायरेक्शन जो ये रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? आर कैप। हमेशा याद रखिएगा अगर किसी सर्कुलर शेप में रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन ली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर कैप। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला क्या मिला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। आर कैप क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इस सोर्स चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। स्मॉल आर क्या है? इस सोर्स चार्ज से जिस भी पॉइंट पर आप फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका डिस्टेंस। तो आपको अब ये फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये फॉर्मूला किसका था? कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो और यू नो दैट वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने फील्ड बनाई है। इस फील्ड की डायरेक्शन किस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे? यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लीजिए और वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स फील्ड करेगा वही आपकी इस फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है। अब ये था आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज लेंगे और फिर से आपको क्या लेना है? एक टेस्ट चार्ज। तो आप क्या देखते हैं कि वो टेस्ट चार्ज कहाँ फोर्स फील करेगा? टूवर्ड्स दिस चार्ज। क्योंकि ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अब इस केस में फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी? रेडियली इनवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हमने डिस्कस किया कि इफ़ देर इज़ ओनली वन चार्ज ईदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो किस तरीके का फील्ड क्रिएट करते हैं। बट आप अगर कोई सिस्टम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो वो चार्जेस किसी एक पॉइंट पर कैसी फील्ड क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम एक फिगर लेते हैं। कितने चार्जेस हैं हमारे सिस्टम में? 4 चार्जेस, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये सारे ही सोर्स चार्जेस हैं। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे।
अगर इस फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा, नया चार्ज आएगा, तो वो ऑब्वियसली एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं और यहाँ पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P पर, तो वो फील्ड कितनी होगी? सबसे पहले Q1 चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो क्रिएटेड फील्ड होगी वो क्या होगी? इस चार्ज से अवे होगी। तो ये हमने E1 का एरो बनाया है या E1 वेक्टर बनाया है। Q2 चार्ज भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो P पॉइंट पर Q2 की फील्ड कितनी होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। Q3 पॉइंट भी क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी फील्ड भी क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड सेम एज विद Q4 चार्ज, सिंस इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स फील्ड विल ऑल्सो बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये आपके 4 वेक्टर्स बन गए। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिस्कस किया था, सबसे पहले Q1 चार्ज P पॉइंट पर कितनी फील्ड क्रिएट करेगा? तो क्या लिखेंगे हम? वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है? Q1 डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसका चार्ज से कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? R1P² मल्टीप्लाइड बाय R1P कैप। R1P कैप क्या है आपका? ये एक यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया है जिसकी डायरेक्शन क्या है? Q1 to P, ठीक है, Q1 to P R1P कैप की डायरेक्शन है। इसके बाद अगर आप Q2 चार्ज की वजह से फील्ड लिखेंगे तो फील्ड क्या लिखी जाएगी? E2 वेक्टर E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज। अब कौन सा चार्ज सोर्स है जो फील्ड बना रहा है? Q2 डिवाइडेड बाय चार्ज से जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस है? R2P²। और R2P कैप आप देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन होगी R2P कैप की? Q2 to P, ठीक है। तो ये आपकी फील्ड हो गई। इसके बाद आप E3, E4 और जितने भी आपके चार्जेस हैं आप सभी के लिए इस तरीके से वेक्टर फील्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक चार्ज का इफेक्ट आप नोट करिए और उनका वेक्टर सम ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप P पॉइंट पर टोटल फील्ड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 एंड सो ऑन। तो फाइनली आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? आपने सारे फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी है, तो ये आपका टोटल फील्ड एट पॉइंट P। ये जो आपका एक बार फिर से फिगर में देख लीजिए, ये जो आपका P पॉइंट है यहाँ पर आपने अब क्या कैलकुलेट कर ली है? इन सारे चार्जेस की वजह से टोटल फील्ड। तो अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन डिफाइन की और उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला डिफाइन किया, ठीक है। तो इसके आगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।